आज देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया। लाल किले पर शान से तिरंगा फहरा तो तिरंगे के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रिकॉर्ड 103 मिनट का भाषण दिया। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक मुद्दे को एड्रेस किया, चाहे वो फाइनेंस, सुरक्षा या फिर राजनीति का मुद्दा हो। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा उनका डेमोग्राफी वाला बयान। उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश की जा रही है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस बीच कई राजनीतिक दलों को जिम्मेदार भी उन्होंने ठहराया। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में 11 साल से बीजेपी की सरकार है, तो आखिर अब इस मुद्दे पर चर्चा क्यों? क्या बीजेपी ने इससे पहले कोई काम नहीं किया? इन सियासी बयानबाजी के बीच अब सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश की गई है तो इसके लिए आखिर कौन राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं? क्या चंद वोटों के लिए देश की डेमोग्राफी से खिलवाड़ किया जा रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। डेंजर डेमोग्राफी चेंज, पीएम मोदी का चैलेंज। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। डेमोग्राफी मिशन होगा बड़ा एक्शन। दिया गया संरक्षण, क्यों शुरू सियासी रण? ग्यारह साल क्या सिर्फ आप तुकबंदी कर रहे थे कि घुसपैठियों की समस्या कुछ राजनीतिक दलों के संरक्षण की वजह से लगातार बढ़ती जा रही है। देश में घुसपैठियों की अब खैर नहीं। आजादी के मौके पर लाल किले से पीएम मोदी ने घुसपैठियों पर बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश को एक चिंता, एक चुनौती से आगाह करना चाहता हूँ। एक सोची समझी साजिश के तहत देश की जनसांख्यिकी बदली जा रही है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला किया, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। ये बेहद गंभीर और चिंता का विषय है कि घुसपैठियों की समस्या कुछ राजनीतिक दलों के संरक्षण की वजह से लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी हों या अन्य भी घुसपैठी हों, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल इन घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार का स्पष्ट मत है कि देश में घुसपैठिए नहीं चलेंगे। देश के संसाधनों पर केवल और केवल हमारे नागरिकों का अधिकार है। क्या कर रहे थे इतने सालों से? 11 साल क्या सिर्फ आप तुकबंदी कर रहे थे, हवा में बातें कर रहे थे, जनता को धोखे में रखकर आप ये सारी बातें कर रहे थे और लाल किले प्राचीर से आज खड़े होकर आप कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को रोकेंगे। मतलब 11 साल आपने कुछ नहीं किया। तो क्या वाकई देश पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है और अब डेमोग्राफी मिशन इसके लिए एक बड़ा प्रहार साबित होगा? महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। तो एक तरफ ये पूरा मामला है, तो वहीं दूसरी तरफ कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1,
आखिर घुसपैठियों को संरक्षण किसने दिया? सवाल नंबर 2, डेमोग्राफी मिशन से क्या संकट टल जाएगा? सवाल नंबर 3, घुसपैठियों पर प्रहार तो विपक्ष क्यों परेशान? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द महाडिबेट में चर्चा होगी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। आपका परिचय करा देती हूँ। भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्ट हैं, दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार कनेक्ट हैं, इमरान खोखर जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हैं, जितेंद्र चौहान जी प्रांत सह मंत्री वीएचपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं दिनेश गुप्ता जी आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि ये जो घुसपैठियों का मुद्दा है ये निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी समस्या को उठाया, जोरों शोरों से उठाया। तो क्या लग रहा है जो डेमोग्राफी मिशन की बात आज प्रधानमंत्री ने की है, किस तरीके से आगे प्लान सरकार का हो सकता है और क्या इसके जरिए समस्या का खात्मा हो जाएगा? सरकार यदि मिशन बना रही है तो मिशन का जब सामने ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और उसका किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कैसी चीजें वो रखेंगे, वो आगे निर्भर करता है। देखिए, मिशन बनाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप जिस प्रॉब्लम को लाल किले से एड्रेस कर रहे हैं, पूरे देश को बता रहे हैं, तो लोगों के मन में बड़े स्वाभाविक तौर पर ये सवाल आता है कि ये प्रॉब्लम आज तो खड़ी नहीं हो गई, कहीं ना कहीं ये इसके पीछे भी बहुत सारे कारण होंगे। आज आपको इस स्टेज पर, इस लाल किले के प्राचीर पर यह बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और इसके लिए सबसे बड़ी चीज तो ये कि जिम्मेदार कौन है। यदि हमारे यहाँ जो है कहीं किसी राज्य में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, आदिवासियों के हकों पर कोई कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक गंभीर मुद्दा है। हम सरकार से हमेशा ये अपेक्षा होती है कि उनके पास सॉल्यूशन होगा, वो कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, लेकिन यदि कोई काम हमें उन्होंने इस दिशा में सरकार आगे बढ़ी हुई होगी तो मुझे लगता है कि वो भी एड्रेस करते। तो आज सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि ये प्रधानमंत्री को ये बात कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी। ये राजनीति की शुरुआत तो लाल किले के प्राचीर से हो गई है। इसके लिए राजनीतिक दल कौन सा जिम्मेदार है? आप जो केंद्र में किसकी सरकार है? क्या राज्य की सरकारें जिम्मेदार हैं? ये सारे स्वाभाविक सवाल हैं जो हर मतदाता, हर आम आदमी के जेहन में है, और इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है। राजनीतिक दलों का संरक्षण मिल रहा है, ये कहा जा रहा है। कुछ नहीं, देखिए नहीं, ये कहा जा रहा है अलग बात है, ये सरकार का काम है। यदि संरक्षण मिल रहा है तो आप संरक्षण जो दे रहे हैं उनको भी सामने लाइए, आप उन पर कार्रवाई करिए। ये केवल एक कोई रिमार्क कर देना कि राजनीतिक दलों का संरक्षण, आप भी एक राजनीतिक दल है ना, आप भी तो राजनीति में ही काम कर रहे हैं, आप अलग काम तो नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है। तो स्वाभाविक तौर पर जब सरकार में जो राजनीतिक दल होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। विपक्ष में बैठे दल पर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो किस तरह से उसने एक्शन लिया। आप उनको, विपक्षी दल यदि कोई ऐसी बात काम कर रहे हैं तो आपका काम है, सरकार का काम है वो। ठीक है दिनेश गुप्ता जी, मैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी के पास जाऊंगी। डॉक्टर दुर्गेश, देखिए सवाल यही उठता है कि तीसरी बार आप लोग सरकार बना रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, और फिर ये कह देना कि संरक्षण मिल रहा है इसलिए घुसपैठिए ये हिमाकत कर पा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। आपको लोगों ने चुना है तो हिफाजत की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, घुसपैठिए ना घुसे इस बात की जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी ना सर। शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि आज के दिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जब इस बात को बोला है तो इसके बहुत सारे मायने हैं पूजा जी। और कौन ये चाह रहा है, कौन नहीं चाह रहा है, ये तो सब आप देख ही रहे हैं कि इतने लंबे समय से भाजपा की सरकार के स्थिर करने के लिए हमले भी होते हैं, सब चीजें होती है, आतंकवादी हमले भी होते हैं, पर हम उसका मुंह तोड़कर जवाब दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से जोर इंगित किया है कि 36 राज्यों में से, जो केंद्र शासित राज्य और दूसरे प्रदेश मिलाकर 36 राज्यों में से, उसमें आप देखेंगे कि 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। वहां पे एक विशेष वर्ग, जिस वर्ग की राजनीति कांग्रेस करता है, उसको निश्चित रूप से बुरा लगेगा कि उस वर्ग की जो राजनीति कांग्रेस करता है वो वर्ग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और घुसपैठ के माध्यम से जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, जहाँ पे भुखमरी के हालात हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों को खाना खाने को नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई चरम तक पहुंच चुकी है। और जब इस तरह इस
डेमोग्राफी मिशन की आदमी माननीय मोदी जी ने आज जब इस बात को किया है, जी। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले डॉक्टर समय में आप दुर्गेश, सवाल यही है ना कि कैसे राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई। आपका राज है सर, केंद्र में आपकी सरकार है, जनता बार बार आपको मौका दे रही है, अगर उसके बाद भी आप ये कह दें कि डेमोग्राफी बदल गई तो ये नाकामयाबी के तौर पर नहीं देखा जाएगा क्या सर? इस तरह से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जो प्रदेश हैं पास में बॉर्डर में लगे हुए, वहां से घुसपैठिए अंदर घुसने का काम कर रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और आप देखेंगे हमने समय समय पर, अब भी जब इस बार जो आतंकवादी हमला हुआ था, कैसे पूरे प्रदेशों से उनको खदेड़ने का काम हमारी सरकारों ने किया। और वो एक वर्ग ही क्यों आना चाह रहा है देश में, इस देश के जो संसाधन है उन पर क्यों हक जमा कर वो अपना काम करना चाह रहा है, यह एक चिंता का विषय है। और माननीय मोदी जी ने आज उस पर निश्चित रूप से आने वाले समय पर जो डेमोग्राफी मिशन चलेगा उसके लिए उन्होंने इस बात को कहने का काम किया है। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी बताइए, जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर कि संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, एक ही वर्ग जिसकी राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है वो वर्ग ही क्यों आखिर भारत में अवैध तरीके से आकर रहना बसना चाहता है? मोदी जी ने तो नाम कांग्रेस का लिया नहीं, आप ही ले रही हैं। मैंने अभी तो मेरे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं डॉक्टर दुर्गेश जी, मैं उनकी बात को आगे लेकर आई हूँ। भूपेंद्र गुप्ता जी, मैडम आपने मुझे मोदी जी पे चर्चा करने बुलाया है, मैं जो है इन पे चर्चा करने थोड़ी आया हूँ, मोदी जी के भाषण पे चर्चा कर रहा हूँ। ठीक तो है, मोदी जी ने बात कहीं नहीं कही है। अब दूसरी बात बताना आपको ये चाहता हूँ कि 2014 के जो सड़े हुए नारे थे जो आज खारिज कर दिए जनता ने, उन्हीं नारों को रिफाइन करके मोदी जी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, दे दी क्या उनने? अब 3.5 करोड़ पे आ गए, ये 1.5 करोड़ कहाँ से लाएंगे? 2 करोड़ को तो दे नहीं पाए। उन्होंने कहा था कि हम जो है डबल कर देंगे किसानों की इनकम, कर दी क्या? उन्होंने कहा था हम 15 लाख रुपए देंगे, कर दिए क्या? अब जो ये जो फर्जी सपना दिखा रहे हैं डेमोग्राफी का, इसका भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मोदी जी ने ये प्रयोग किया आसाम में और कहा कि आसाम से बांग्लादेशी घुस रहे हैं। आसाम में जो है उन्होंने जो है सारा सर्वेक्षण कराया, सर्वेक्षण कराने के बाद उसमें जो है जो लोग निकले वो सारे हिंदू निकले तो उन्होंने उसको IAS अधिकारी को जिसने जांच की थी उसको हटा दिया वहाँ से। ये जो है ये आपके जो फर्जी आंकड़े करके जो देश को विभाजन करने की राजनीति जो की जा रही है देश में, ये नंगी हो गई है, एक्सपोज हो गई है ये। और आज सरकार किसकी है आसाम में, जहां से आप कहते हो घुसपैठ हो रही? बीजेपी की सरकार है ना। वो हेमंत बिस्व शर्मा क्या आलू छील रहे हैं वहां पर बैठ के? अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो क्या कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा? और जो है आपने अभी जो है बात की कि साहब बंगाली ये घुस रहे हैं बिहार में, तो बिहार में घुस रहे हैं तो अभी 65 लाख जिन लोगों को आपने लिस्ट से हटाया है उसमें तो चुनाव आयोग ने एक भी नहीं बताया घुसपैठिया। वो तो सारे के सारे लोग बिहारी हैं जिनको आपने लिस्ट से हटाया। भूपेंद्र तो ये जो झूठे नैरेटिव सेट करके देश की जनता को भ्रम फैलाना, गुमराह करने का जो काम जो है लाल किले की पवित्र प्राचीर से किया जा रहा है, ये जो है बहुत ही दुखद है। भूपेंद्र गुप्ता जी, एक दो उदाहरण आप झारखंड और बंगाल के भी दे दीजिएगा, झारखंड और बंगाल के भी उदाहरण दे दीजिएगा और साथ में ये भी दीजिए ना। आप मुझे बताइए भूपेंद्र जी, क्या आपके हिसाब से आपने प्रश्न उठाया, मुझे जवाब देने दीजिए। अब आप ही जवाब मत दीजिए। गुप्ता जी सवाल तो पूछने दीजिए। हाँ तो पूछ लिया ना आपने। मुझे बताइए आपके हिसाब से क्या घुसपैठियों की कोई दिक्कत नहीं है हिंदुस्तान में? आप ये बताइए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में है? नहीं, मैं तो सवाल पूछ ही रही हूँ उनसे। आप 11 साल से क्या कर रहे हैं? नहीं, आपने अभी असम का एग्जांपल दिया ना सर। आपने नहीं पूछ पाओगी अभी आप। मैंने तो पूछा, मैंने तो शुरुआत उनसे की है। आपने साहस नहीं किया, आप ये पूछ लें। मेरे साहस की चिंता आप बताइए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास? भूपेंद्र गुप्ता साहब, मैं सबसे सवाल किसके पास है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? आपके पास तीसरे नंबर पर आई हूँ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है? आप बोलो ना। आप जवाब नहीं दे पाते। मैंने उनसे पूछा कि आपकी सरकार है, आपकी नाकामयाबी है, किसके अंडर में नहीं हुआ। जब आपके पास सवाल आप बताइए ना किसके अंडर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? क्योंकि जवाब आपके पास 11 साल से इमरान खोखर बॉर्डर साहब, सिक्योरिटी फोर्स मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। आपके पास तर्क कुछ है नहीं, मैं आपसे बहस करने नहीं आई हूँ। आपने अभी कहा ना मोदी जी के भाषण को लेकर चर्चा हो रही है ना, उसी पर स्टिक रही है सर।
उसी पर रहिए सर, मुझ पर बरसने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा साहस मैं जानती हूँ सर, आप मेरी डिबेट में बैठकर मुझ पर सवाल खड़े मत कीजिए। आप देश की जनता, आप मुझ पर सवाल हर बार खड़े नहीं कर सकते हैं। और ये आपसे जब सवाल पूछा जाए आप तिलमिला जाते हैं। इमरान खोखर जी स्क्रीन पर लेकर आइएगा उनको प्लीज। इमरान खोखर जी, देखिए अभी आप सुन रहे थे इस पूरी चर्चा को। ये कहा जाता है कि जो एक ही वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, आखिर क्यों हर बार वही घुसपैठियों के तौर पर हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं? जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से वो घुसते हैं और फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं, पहचान पत्र बनवा लेते हैं। इस मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यौम आजादी की दिली मुबारकबाद देता हूं। आपको भी बहुत बधाई। अब मैं आपसे बात करता हूं मोदी जी के भाषण के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको मोदी जी के भाषण के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं। फुटबॉल में एक होता है सेल्फ गोल करना, यानी अपनी गोल पोस्ट के अंदर अपनी ही फुटबॉल से अपनी ही टीम को हरवा देना। चूंकि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते तमाम सीमाओं के ऊपर जितने भी हमारे जवान खड़े हुए हैं, तमाम सीमाओं के ऊपर जितने भी हमारे बीएसएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, अदर जो हमारे अर्धसैनिक बल है, हमारी जो आर्मी है, मोदी जी के इस भाषण ने डायरेक्टली तौर पर उनका कहीं ना कहीं अपमान किया है कि अगर घुसपैठियों की परेशानी यहाँ पर है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये वो एजेंसियां हैं जो बॉर्डर पर खड़ी होने के बावजूद अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही हैं। दूसरी बात कि ये जो घुसपैठियों की समस्या की आप बात कर रहे हैं मोदी जी के भाषण से, तो जो सीमावर्ती इलाकों में राज्यों में जिन पार्टी की सरकार है, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि वो लोग अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर घुसपैठी आ रहे हैं, पहला लैप्स तो हो गया साहब सीमा पर बीएसएफ का और इन सभी का, कि उन लोगों ने ध्यान नहीं रखा और घुसपैठिया हमारे देश में घुसाया। दूसरा, वो राज्य सीमावर्ती राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर आने के बाद अगर वो आधार कार्ड बनवा रहे हैं, वहां पर आने के बाद अगर वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, वहां पर आने के बाद वो हमारे दूसरे जो हमारे जो सरकारी कागजात है वो तैयार करा रहे हैं, तो वहां पर बैठी हुई जो सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या बीजेपी के साथ कोएलिशन की या गठबंधन की सरकार हो, तो वो सरकारें उन घुसपैठियों को कहीं ना कहीं पर कागज बना के दे रही है, तो वो सरकारें इस मामले के लिए जिम्मेदार है। अब तीसरी चीज पे मैं लेकर आता हूँ, मोदी जी ने कहा है कि ये घुसपैठिए आने के बाद हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। तो कुलदीप सेंगर से लेकर स्वामी चिन्मयानंद से लेकर ब्रह्म रहीम से लेकर जितने भी ये नाम हमारी बहन बेटियों को जो लोग निशाना बना रहे हैं, इनको डायरेक्टली घुसपैठिया मान लिया जाए। 2 दिन पहले हमारे एक सेकंड इमरान खोखर जी, लेट मी अलाउ प्लीज मैम, प्लीज कंप्लीट कीजिए, प्लीज कंप्लीट। हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। ओके, कंप्लीट योर सेंटेंस। अलाउ मी टू कंप्लीट। मेरा कहना यह है मैडम कि इस पूरे मामले के अंदर मोदी जी ने एक काम वो किया है कि ना तो किसी भी धर्म को निशाना बनाया, ना किसी पार्टी को संरक्षक के तौर पर नाम लिया। तो मोदी जी में अगर इतनी डेयरिंग है तो किसी जो घुसपैठियों के संरक्षक है उनका नाम लाल किले की प्राचीर से लेना चाहिए था। जो घुसपैठियों का अपना आइडेंटिटी है उनका नाम लाल किले की ठीक है इमरान जी, लेकिन देखिए एक सवाल तो यहाँ पर उठता है ना। देखिए इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि इस देश के संसाधनों पर अगर किसी का पहला हक है तो वो इस देश के लोगों का है, भारतवासियों का है। अगर घुसपैठियों की समस्या है, ठीक है, उसके लिए जो भी जिम्मेदार है, मैं सवाल पूछ रही हूं, लेकिन अगर बहन बेटियों को निशाना बनाया जाएगा, अगर आदिवासियों की जमीनों को हड़पा जाएगा, जैसा कि आज लाल किले के प्राचीर से उन्होंने कहा, तो ये समस्या कोई आम समस्या नहीं हो जाती है। और अगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन इस मुद्दे को उठाते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। जितेंद्र चौहान जी मेरे साथ कनेक्ट हैं, मैं लौट रही हूं सर आपके पास। जितेंद्र चौहान जी का एक कमेंट मैं इस पर चाहूंगी। जितेंद्र जी। सभी को, दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस पर्व की पावन शुभकामनाएं। और ये जो विषय पूरा हम समझ लें तो जो मोदी जी ने कहा है, क्योंकि आज 79 वर्ष हो गए हैं देश को आजादी को, लेकिन 79 में से अगर 11 वर्ष बीजेपी के हटा दें तो बाकी के बचे हुए साल तो कांग्रेस का ही सत्ता में शासन रहा है केंद्र के अंदर। और उसी के कारण ही जो घुसपैठ पनपे हैं, जो जमे हैं, वो जम चुके हैं वर्षों से, उन्हीं के ही कारण जमे हुए हैं। इसलिए उन्हें एड्रेस करना पड़ा, क्योंकि जहां कहीं भी थोड़ी सी भी हलचल होगी तो यही लोगों को भड़काएंगे कि एनआरसी आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, और उसके नाम पर देश के अंदर बवाल पैदा करेंगे। घुसपैठ को एड्रेस नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि घुसपैठ के अंदर वो हमारे देश के भारतीयों का हक खा रहे हैं। आज की डेट में 2 करोड़ से अधिक और उससे ज्यादा संख्या हो चुकी है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की। और वो किसका हक खा रहे हैं? हमारे भारतीय मुसलमानों का भी हक खा रहे हैं। हिंदू खा रहे हैं। साथ में जो बात आ रही है
उनके लिए वो घुसपैठी क्या कर रहे हैं, हमारे वनवासी क्षेत्रों में जाकर हमारी वनवासी बहनों के साथ लव जिहाद कर कर उनको जिहाद में फंसाकर शादी कर रहे हैं, और उनकी वनों की जमीन है जो कोई खरीद नहीं सकता, उसको बैठे बैठे दामाद बन रहे हैं वहां पे भी। और क्योंकि कई घटनाएं हैं, अभी कई जगह घटना थी, एक जगह एक बहन वहां की नेता जनपद सदस्य बनी, पता चला कि वो हिंदू थी, उनका नाम राशि आए, बाद में पता चला तो पीछे उनका जो पति थे वो मुस्लिम निकले। कौन थे? घुसपैठी थे। तो ऐसे लोग एड्रेस कर रहे हैं। और बात करें आजादी जब हमें मिली उसके पहले जो देश का बंटवारा हुआ उसको भी याद कर ले। 62 जिले से कटे थे, और वही इससे कटे थे जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक था, वही चीज मांगी गई थी। और भाई ठीक है जितेंद्र चौहान जी, ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी बताइए, क्या वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ये हो रहा है कि घुसपैठियों को लेकर आप लोग आवाज उठाते नहीं हैं, इसके अलावा सीए एनआरसी को लेकर भ्रम फैलाने लग जाते हैं? आरोप आपने जो लगाए बड़ी परिश्रम करके, इसके बावजूद एनआरसी हुई कि नहीं हुई आसाम में, और उसका रिजल्ट क्या निकला ये तो बताइए। उसका रिजल्ट ये निकला कि वहाँ हिंदू निकले, ये सूची सरकारी रिकॉर्ड है ये। तो ये आरोप जो झूठे आरोपों में जो है हाँ में हाँ मत मिलाइए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये बैठे हैं हिंदू बीएचपी के भाई साहब बड़े लीडर हैं, और दुर्गेश केसवानी जी बैठे हैं। आपने आरोप लगाया ना कि छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। जब धर्म परिवर्तन करने वाली नंस जो है जेल से छूटी, उन्हें पैरोल दी गई, तो उनको रिसीव करने कौन आया? इनका केरल का अध्यक्ष बीजेपी का। आप ये दोमुही राजनीति करते हैं। यहाँ पर आरोप लगाकर जो है नॉर्थ इंडिया में जो है आप उत्तर भारत में जो है दंगे फैलाते हैं, और केरल में जाके उनसे हाथ मिलाते हैं, गलबैया करते हैं। क्यों आया था इनका अध्यक्ष केरल की भारतीय जनता पार्टी का उनको रिसीव करने के लिए, और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हाथ मिलाते हुए? इसका जवाब है इनके पास। ये देश में केवल दंगा फैलाना, अराजकता फैलाने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। यही इनके चुनाव के जीतने का मंत्र है। और इसीलिए अब जो है चूंकि वोट चोरी पकड़ी गई है, एक्सपोज हो गया है पूरी तरह से ये खेल, तो अब जो है मुद्दा बदलना है। तो मुद्दा बदलना है तो उनने का डेमोग्राफी चेंज हो रही है देश की। एक मिनट रुक जाइए आप दुर्गेश जी, रुक जाइए आप एक मिनट। देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है। चीन ने हमारी बॉर्डर पे कब्जा कर लिया है। चीन ने कई काउंटीज बना ली हैं। उस डेमोग्राफी पर क्या प्रधानमंत्री जी ने कोई वक्तव्य दिया है? उस डेमोग्राफी पर आप वक्तव्य दीजिए। जो चीन हमारी सीमा में घुस के आ गया है, उस डेमोग्राफी पर आपका क्या स्टैंड है? केसवानी जी बता दें। मैं आपको बता दूं कि जब दुर्गेश जी के बोलने का एग्जांपल लेते हुए मैं आपके पास आई थी, तो आपने कहा था मैं मोदी जी के भाषण पर चर्चा करने के लिए बैठा हूं, और अब आप केरल छत्तीसगढ़ सब बीच में लेकर आ गए। खैर कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपके आरोपों का जवाब डॉक्टर दुर्गेश जी से ले लेती हूँ। डॉक्टर दुर्गेश, या आप लाई इसलिए जी। एक मिनट हो गया भूपेंद्र भाई, हो गया। डॉक्टर दुर्गेश आपकी बारी है, बोलिए प्लीज। हो गया ना। देखिए, न तो हमें ये जो मौलाना बैठे हैं उनका कोई सर्टिफिकेट चाहिए कि मोदी जी ने सेल्फ गोल कर लिया या क्या कर लिया, और ये मौलाना हमें सर्टिफिकेट बांटने का काम नहीं करे। इनको लव जिहाद नहीं दिखता है। इनके ये स्कॉलर बनकर यहाँ बैठे हैं, स्कॉलर हैं, ये जाए ना अपने समाज में जाके लव जिहाद रोकने का काम करें, पर ये लोग चंदा देने का काम करते हैं। कांग्रेस के नेता चंदा देने का काम करते हैं। लव जिहाद के बढ़ावे तो बार-बार ये उठता है ना कि आपकी सरकार इतने समय से आप लोगों ने अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए काम क्या किया? ठीक है, जिसके हम तो सब चीजें कर रहे हैं। हमने उनको वापस भेजने का भी काम किया अभी, और भी हम चिन्हित करके उनको वापस भेजने का काम कर रहे हैं। पर ये हिमायती बनने का काम न करें। आप इस देश की खा रहे हो और वहाँ की अपने घुसपैठियों को जो वहाँ से पाकिस्तान और बांग्लादेश से अंदर आ जा रहे हैं, उनके लिए मौलाना यहाँ बैठ के तरफदारी कर रहे हैं। मेरे पास इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर अवैध घुसपैठियों का मुद्दा भारत के लिए एक बड़ी समस्या, और आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन जमकर राजनीति अब इस मुद्दे पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।